दोस्तों, राजनीति में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जब नेता जमीन की सच्चाई से ज्यादा अपने शब्दों की मिठास पर भरोसा करने लगते हैं। वो ये मान लेते हैं कि अगर बात अच्छी लग रही है तो बात सही भी होगी, और यहीं से राजनीति धीरे धीरे मेहनत से हटकर कल्पना की ओर मुड़ जाती है। ऐसी राजनीति में ना संगठन की समीक्षा होती है, ना हार की जिम्मेदारी तय होती है, ना भविष्य की ठोस योजना बनती है। बस एक भाव पैदा किया जाता है कि चिंता मत कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल कांग्रेस में ठीक यही भाव गढ़ा जा रहा था। राहुल गांधी हरियाणा और उत्तराखंड के अपने जिला अध्यक्षों से संवाद कर रहे थे। ऊपर से देखने में ये सामान्य संगठनात्मक बैठक लग सकती है, लेकिन असल सवाल यही नहीं था कि बैठक हो रही है। असल सवाल यह था कि उस बैठक से निकला क्या। किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिला अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होते हैं। वही लोग होते हैं जो जमीन पर जनता का मूड देखते हैं। वही लोग जानते हैं कि बूथ पर क्या चल रहा है। वही लोग बताते हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित है या निराश। ऐसे में उनसे बातचीत का मतलब होता है सच्चाई का सामना करना। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि हम लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं? क्या किसी ने यह पूछा कि संगठन गांव कस्बों में भी क्यों कमजोर पड़ रहा है? क्या किसी ने यह पूछा कि जनता कांग्रेस से क्यों दूर होती जा रही है? और सबसे अहम सवाल, आखिर बदलेगा क्या? इन तमाम सवालों के जवाब की जगह राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे संवाद को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा, जैसे मुगल चले गए वैसे अंग्रेज चले जाएंगे, वैसे ही एक दिन भाजपा भी चली जाएगी। अब यहीं पर रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह कोई सामान्य राजनीति टिप्पणी नहीं है। यह एक मानसिकता का बयान है, एक ऐसी सोच जो संघर्ष से ज्यादा इंतजार पर भरोसा करती है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुगल कौन थे? वे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थे। वो कोई चुनाव जीतकर सत्ता में आए लोग नहीं थे। वो आक्रांता थे, फातेह थे, तलवार के जोर पर आए हुए हुक्मरान थे। उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की, अपनी सल्तनत कायम की, ताज पहने, दरबार लगाए। लेकिन फिर वक्त आया और वही वक्त सबसे बड़ा इंसाफ करता है। मुगल कहीं चले नहीं गए, वो यहीं इसी मिट्टी में खाक हो गए। उनकी सल्तनत इसी मिट्टी में मिल गई। उनका ताजो तख्त इतिहास के पन्नों में सिमट गया। आज उनके नाम पर सिर्फ कब्रें हैं, मकबरे हैं और किताबों में दर्ज किस्से। जिंदा मुगल सल्तनत कहीं नहीं है, और ये कोई बयान से हुआ नहीं, ये वक्त की मार से हुआ। जो लोग सदियों की हुकूमत का दावा करते हैं, उनकी नस्लें आज इसी मुल्क में आम जिंदगी जी रही है। ये इतिहास का इंसाफ है, और इतिहास भावनाओं से नहीं चलता। अब आते हैं अंग्रेजों पर। अंग्रेज इस देश से गए, लेकिन वो किसी एक आंदोलन से डरकर नहीं भागे। वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी हुकूमत की नींव चारों तरफ से हिल चुकी है। ये डर किसी एक चेहरे का नहीं था, ये डर एक पूरे दौर का था, एक ऐसे भारत का था जो उठ खड़ा हो रहा था। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास कराया कि भारतीय सिपाही अब उनके हुक्म का गुलाम नहीं रह गया। सुभाष चंद्र बोस का नाम ब्रिटिश फाइलों में सबसे खतरनाक नाम बन चुका था। ब्रिटिश अफसर जानते थे कि अगर भारतीय फौज का भरोसा टूट गया तो साम्राज्य एक दिन भी नहीं टिकेगा। और ये डर सिर्फ फौज तक सीमित नहीं था। देश के हर कोने में एक स्वतंत्रता सेनानी खड़े हो चुके थे जो खुले तौर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने साफ कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। लाला लाजपत राय, जिनकी लाठियों से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन जिनकी मौत ने पूरे उत्तर भारत को आग बबूला कर दिया। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, जिन्होंने विचार और क्रांति दोनों मोर्चों पर अंग्रेजों की नींद उड़ाई। राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने विदेश जाकर समांतर सरकार बनाने की कोशिश की। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने शिक्षा और राष्ट्रवाद को जोड़कर एक नई चेतना खड़ी की। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ याचिकाओं की नहीं रही। वीर सावरकर, जिनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज इतने डरे कि उन्हें काले पानी की सजा दी। राजेंद्र प्रसाद पटेल, राजगोपालाचार्य, ये वो नाम थे जो प्रशासनिक ढांचे के भीतर रहकर भी अंग्रेजों के लिए असहज बन चुके थे। और फिर आया वो पल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी, 1946 का नौसैनिक विद्रोह। मुंबई से कराची तक भारतीय नाविकों ने यूनियन जैक उतार दिया। ब्रिटिश अफसरों को
समझ में आ गया कि अब बंदूक चलाने वाला सिपाही भी भरोसेमंद नहीं रहा। ब्रिटिश रिपोर्ट में साफ लिखा गया, अगर हालात और बिगड़े तो यह विद्रोह 1857 से भी बड़ा हो सकता है और इस बार इसे दबाने वाला कोई नहीं होगा। ब्रिटेन से फौज लाना संभव नहीं था, यहां की फौज पर भरोसा टूट चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने आंदोलन से नहीं बल्कि भविष्य के भय से देश छोड़ा। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को नजरअंदाज करके जब कोई नेता यह कहता है कि सत्ता अपने आप चली जाती है तो वो इतिहास को नहीं अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहा होता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भाजपा कोई मुगल सल्तनत है? क्या भाजपा कोई अंग्रेज हुकूमत है? नहीं, हम सब भारतीय हैं। हम सब किसी कांग्रेसी, कभी बीजेपी, कभी किसी और पार्टी को मतदान करते हैं। तो भाजपा इसी देश की राजनीति से निकली है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसी देश की सामाजिक जमीन से निकला है। ये कोई बाहर से आई सत्ता नहीं, ये एक विचारधारा है, हमारे आपके बीच से निकली विचारधारा। और विचारधाराएं इंतजार से नहीं टूटती। कोई राहुल गांधी को ये क्यों नहीं बताता आज भाजपा और संघ की जड़ें हर चुनाव के साथ और गहरी होती जा रही है। वो नए इलाकों में पहुंच रहे हैं, नए मतदाताओं से जुड़ रहे हैं, नए सामाजिक वर्गों में पैठ बना रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि एक दिन वो अपने आप चले जाएंगे, ये राजनीति नहीं, ये आत्मसंतोष है। राहुल गांधी ये बताने से लगातार बचते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार 2 बार सत्ता में कैसे लौटी। एक ऐसा राज्य है जहां एंटी इनकम्बेंसी हमेशा सरकारों को बदल देती थी, जहां 2000 से लेकर 2017 तक कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती थी। लेकिन 2017 में भाजपा आई और 2022 में उसी भाजपा ने इतिहास तोड़ते हुए दोबारा सरकार बना ली। यह सिर्फ मोदी की लोकप्रियता का मामला नहीं था, यह संगठन का मामला था। भाजपा ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन संगठन को कमजोर नहीं होने दिया। कांग्रेस के पास वहां चेहरा भी था, मुद्दे भी थे, लेकिन जमीन पर लड़ने वाला ढांचा नहीं था। राहुल गांधी ये नहीं बताते कि उत्तराखंड में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी कैसे खुलकर सड़कों पर दिखी, कैसे वरिष्ठ नेता एक दूसरे को हराने में लगे रहे, कैसे चुनाव के वक्त तक ये तय नहीं था कि नेतृत्व किसके हाथ में। और जब पार्टी ही अपने कार्यकर्ताओं को दिशा नहीं दे पाई तो जनता ने दिशा भाजपा से ले ली। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा एक जाट बहुल राज्य है, जहां कभी माना जाता था कि बिना जाट समर्थन सरकार बन ही नहीं सकती। इसके बावजूद भाजपा ने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में दोबारा सत्ता में लौटी और फिर 2024 में तीसरी बार सरकार बना ली। यह कोई संयोग नहीं था, यह कांग्रेस की रणनीतिक विफलता थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर में बह गई। 2019 में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में बैठकर आंकड़े देखता रहा, जमीन पर संगठन खड़ा नहीं किया गया। हरियाणा में कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा अनुभवी नेता था, लेकिन पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि नेतृत्व उनका है या नहीं। कभी हुड्डा आगे, कभी उन्हें किनारे करने की कोशिश। इस असमंजस ने कार्यकर्ताओं को तोड़ा और मतदाताओं को भाजपा की तरफ धकेल दिया। राहुल गांधी ये भी नहीं बताते कि हरियाणा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वर्षों से बदले नहीं गए, कि कई जिलों में संगठन सिर्फ कागजों पर मौजूद था, कि बूथ लेवल कमेटियां या तो बनी नहीं या निष्क्रिय रही। तो ये तमाम चीजें हैं। अब सवाल संगठन टूटने का भी है और ये सबसे अहम सवाल है। कांग्रेस का संगठन इसलिए टूटा क्योंकि निर्णय जमीन से नहीं, दिल्ली दरबार से लिए गए। क्यों जीता, कौन हारा, इसका विश्लेषण नहीं हुआ। हार के बाद आत्ममंथन नहीं हुआ, बल्कि हार को परिस्थितियों पर डालकर आगे बढ़ जाया गया। पार्टी में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली। टिकट बंटवारे में जमीनी कार्यकर्ता पीछे छूटता गया और पैराशूट उम्मीदवार आगे आते गए। कई राज्यों में ऐसा हुआ कि चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार घोषित किए गए। ना कार्यकर्ता तैयार था, ना संदेश साफ था और ना ही नेतृत्व पर भरोसा बचा था। राहुल गांधी यही नहीं बताते कि कांग्रेस आज भी एक केंद्रीयकृत पार्टी है, जहां प्रदेश अध्यक्षों के हाथ बंधे होते हैं, जहां जिला अध्यक्ष सिर्फ नाम के होते हैं और जहां हर फैसला ऊपर से थोपा जाता है। और जब सवाल आता है कि संगठन दोबारा कैसे खड़ा होगा, तो वहां पूरी तरह सन्नाटा है। कोई टाइमलाइन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि बूथ स्तर तक संगठन कब और कैसे पहुंचेगा। कोई ये बताने वाला नहीं कि कार्यकर्ता को सम्मान और सुरक्षा कैसे मिलेगी।
इसलिए राहुल गांधी इन सवालों से बचते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने का मतलब है मेहनत, मतलब है टकराव, मतलब है सत्ता के केंद्र को चुनौती। और यही वो राजनीति है जिससे कांग्रेस आज बचती हुई नजर आती है। इसलिए आसान रास्ता चुना जाता है। यह कह देना कि भाजपा एक दिन अपने आप चली जाएगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी अपने आप नहीं होता। सत्ता मेहनत से मिलती है और मेहनत से ही जाती है। असल में कभी लगता है, क्योंकि सच ये है कि इसके जवाब उनके पास है ही नहीं। उनका संदेश धीरे धीरे साफ होता जाता है, ना मैं कुछ करूंगा, ना तुमको कुछ करने दूंगा, बस इंतजार करो। ये वही राजनीति है जो कार्यकर्ताओं को संघर्ष से दूर रखती है, जो सवाल पूछने वालों को चुप कराती है और हार को नियति बताकर आगे बढ़ जाती है। राहुल गांधी जानते हैं कि सत्ता में रहे या ना रहे, उनकी निजी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी रहती है तो गांधी परिवार की राजनीति प्रासंगिकता बनी रहती है। असल खतरा उन्हें भाजपा से नहीं, असल खतरा उस दिन से है जब कोई नई राजनीतिक ताकत कांग्रेस की जगह लेने के लिए तैयार हो। इसलिए आज कांग्रेस को जिंदा रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि कार्यकर्ताओं को सपने दिखाए जाए और ये यकीन दिलाया जाए कि बिना लड़े भी जीत मिल सकती है। लेकिन इतिहास बार बार बताता है, जो पार्टी अपने समर्थकों से कहती है कि कुछ मत करो, उसका भविष्य पहले से तय हो जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस का पतन होगा या नहीं, या कांग्रेस फिर से पारी पर आ पाएगी या नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि वो कब होगा। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और आपसे रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय टीवी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।